हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोचिंग मार्ग। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पार्टीशन जो है वो कैसे हुआ, पार्टीशन के लिए कौन सी प्रोसेस यूज की गई और पार्टीशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी लेसन का, जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। देखो, जिस समय ब्रिटिशर्स भारत से गए उस समय भारत में दो तरह के इलाके थे। एक वो इलाके जिनको बोला जाता था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, यानी वो इलाके जिन पे डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का, और दूसरे इलाके जो थे वो होते थे प्रिंसली स्टेट्स, यानी वो इलाके जिन पे कंट्रोल होता था प्रिंसेस का, रूलर्स का, भारतीय राजाओं का। अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये नियर अबाउट 565 थे, 565 के करीब हमारे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थे। और ये प्रिंसली स्टेट्स के बारे में दो चीजें थी। पहला क्या कि यहाँ के जो राजा है वो अपने इंटरनल अफेयर्स को, मतलब अपने स्टेट के जो आंतरिक मामले हैं उनको मैनेज करने के लिए फ्री थे, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि उस राजा ने, उस प्रिंसली स्टेट ने ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर रखा हो, मतलब अंग्रेजों की सर्वोच्चता को मान रखा हो। अगर वो ऐसा करते हैं, ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हैं, तो ब्रिटिशर्स उनको बोल देते थे कि भाई आपने हमारी सुप्रीमेसी को, हमें सर्वोच्च मान लिया है, अब आप अपने इंटरनल अफेयर्स को अपने से मैनेज कर सकते हो। तो हम बोल सकते हैं कि भाई उस समय भारत में जो दो तरह के इलाके थे वो कौन कौन से थे। पहला वो जिसको बोला जाता था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, और दूसरे इलाके वो थे जिनको बोला जाता था प्रिंसली स्टेट्स। अब ये जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे ये वो इलाके थे जिन पे डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का, और ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये वो इलाके थे जहां पे रूल कौन करता था, प्रिंस, या तो हम बोल सकते हैं रूलर, या तो हम बोल सकते हैं राजा। लेकिन इस राजा के लिए एक कंडीशन थी, क्या कि इसने एक्सेप्ट कर रखा हो ब्रिटिश सुप्रीमेसी को। ब्रिटिश सुप्रीमेसी को। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे बच्चों, ये नियर अबाउट 565 के करीब थे। इस फैक्ट को याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडिया में कितने प्रिंसली स्टेट्स थे, तो आपको सीधा आंसर लिखना है कि इंडिया के अंदर 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। अब उस समय के अगर हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करें तो उसमें दो खास बातें हमें देखने को मिलती है। पहली क्या कि उस समय इंडिया का जो ब्रिटिश एम्पायर था उसका 1/3 एरिया प्रिंसली स्टेट्स के अंडर आता था, यानी कि 1/3 एरिया ऑफ ब्रिटिश एम्पायर जो था वो प्रिंसली स्टेट्स का था। भारत में ब्रिटिशर्स का जो साम्राज्य था उसका 1/3 हिस्सा प्रिंसली स्टेट्स के अंडर आता था। और एक और खास बात जो जानने लायक है वो ये कि हर 4 में से एक भारतीय, 1 आउट ऑफ 4 इंडियन कहां रहता था, प्रिंसली स्टेट में रहता था। उस समय 4 में से एक भारतीय जो है वो प्रिंसली स्टेट में रहता था। अब आप कहोगे सर कि ठीक है, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, तो इसमें बात क्या हुई। अब देखो, इसमें बात ये हुई कि एक समय आ गया जब ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि वो तो इंडिया से जाएंगे। अब ब्रिटिशर्स इंडिया से चले जाएंगे तो ये लोग अब किसकी सुप्रीमेसी में रहेंगे, किसी की नहीं। तो इट मीन्स क्या कि जैसे ही ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि अब भारत को आज़ाद करेंगे, हम भारत से जाएंगे, तो ये सारे के सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये लीगली इंडिपेंडेंट होने वाले थे, लीगली इंडिपेंडेंट होने वाले थे। अब आप कहोगे सर ठीक है, अच्छी बात है कि भाई ये तो आज़ाद हो जाएंगे, तो ये आज़ादी तो अच्छी बात है ना, इंडिपेंडेंसी मिलना अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है। लेकिन भारत के लिए एक प्रॉब्लम थी, समझते हैं क्या थी
इसको इरेज कर देते हैं और वो प्रॉब्लम देखते हैं जो इनके इंडिपेंडेंट होने से आती। अब देखो बच्चों, जानने वाली बात यह भी है कि जब ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे और ये सारे जो प्रिंसली स्टेट्स है वो लीगली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो जाते जाते ब्रिटिशर्स ने एक और अच्छा काम कर दिया, रही कहीं जो कसर थी वो भी पूरी कर दी। और वो क्या थी कि इन प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए। और वो 3 ऑप्शंस क्या क्या प्रोवाइड किए? ब्रिटिशर्स ने इन प्रिंसली स्टेट्स को कहा कि भाई देखो, हम तो जा रहे हैं, अब आप लोग फ्री हो, और जाते जाते हम लोग आपको 3 ऑप्शन देके जाते हैं। आप चाहो, पहला ऑप्शन है इंडिया के साथ ज्वाइन कर लो, आप चाहो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर लो, ये दूसरा ऑप्शन है, और आप चाहो तो इंडिपेंडेंट रहना भी तो रह सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही चीज इंडिया के लिए सबसे ज्यादा टेंशन का पॉइंट बन गया। तो ब्रिटिशर्स ने बच्चों इन प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन क्या कि आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया को। सेकंड ऑप्शन प्रोवाइड किया कि आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान को। और थर्ड ऑप्शन प्रोवाइड किया कि आप चाहें तो रह सकते हैं इंडिपेंडेंट। चलिए, अगर आपसे मैं पूछूं कि मान लो आप किसी प्रिंसली स्टेट के रूलर है, तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से किस ऑप्शन को चूज करेंगे? सोचने वाली बात है ना। लेकिन राजाओं के लिए ऑब्वियस सी बात है, ये चीज सोचने की नहीं होती, क्योंकि कोई भी राजा हो वो हमेशा क्या चाहेगा? इंडिपेंडेंट रहना। वो कभी नहीं चाहेगा किसी दूसरे के साथ ज्वाइन करना। क्यों? क्योंकि राजा कभी नहीं चाहेगा क्या कि वो अपने यहां पे डेमोक्रेसी लेकर आए, क्योंकि भारत ने तो सोच रखा था कि जब हम आजाद होंगे तो हम डेमोक्रेसी लाएंगे। राजा कभी चाहेगा नहीं कि हम डेमोक्रेसी लेके आए। दूसरा, कोई भी राजा अपने यहां के लोगों को राइट्स नहीं देना चाहेगा, जबकि भारत तो फंडामेंटल राइट्स देने की बातें करता था। तो मोस्ट ऑफ द राजा ऑब्वियस सी बात है यही चाहेंगे कि हम लोग क्या रहें? इंडिपेंडेंट। और यही चीज इंडिया के लिए चिंता का कारण बन गई, क्योंकि अगर ये प्रिंसली स्टेट्स जो कि कितने थे? 565 डिसाइड कर लेते कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है, तो फिर क्या होता? भारत के अंदर छोटे 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 बहुत सारे और भारत बन जाते। भारत के काफी ज्यादा, एक तरह से कहो तो, पार्ट्स बन जाते। और यही चीज भारत नहीं चाहता था। यही चीज भारत के यूनाइटेड इंडिया का जो सपना था उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट था। दूसरी चीज, अगर मान लो ये 565 प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेते, तो क्या होता? तो होता यही कि एक भारत होता, उस भारत के बीच में छोटे छोटे काफी सारे पाकिस्तान होते। ये भी बड़ी समस्या का विषय था, चिंता का विषय था। तो भारत नहीं चाहता था कि ये भी हो। मेन काम जो था वो तब बनता जब ये सारे प्रिंसली स्टेट्स किसको ज्वाइन करते? इंडिया को। ठीक है, लेकिन ये बाकी के दोनों जो ऑप्शंस है ये यूनाइटेड इंडिया के लिए क्या बन गए? बिगेस्ट थ्रेट बन गए, सबसे बड़ा खतरा बन गए। बिगेस्ट थ्रेट टू यूनाइटेड इंडिया। तो इट मीन्स बच्चों, अब भारत के पास एक ही ऑप्शन है कि कुछ भी किया जाए, हर संभव तरीका यूज किया जाए, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाए और किसी भी तरीके से इन 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ ज्वाइन कराया जाए। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि भाई भारत वो कौन से तरीके यूज करेगा जिससे इन 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ ज्वाइन किया जा सके, और वो कौन नायक होगा जो ये सारा काम करने का काम करेगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इसके बाद आता है, क्या? गवर्नमेंट्स अप्रोच।
ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई सरकार ने क्या अप्रोच यूज की। लेकिन पहले थोड़ा सा सरकार को डराते हैं, उस समय की सरकार भी थोड़ी सी डरी होगी क्योंकि नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स काफी ज्यादा है, 565 प्रिंसली स्टेट्स है। और आज के लिहाज से थोड़ा सा जो है एनसीईआरटी हमें डिटेल में बताती है कि भाई देखो उस समय जो उड़ीसा था उसमें 26 प्रिंसली स्टेट्स थे। उसके बाद बताती है कि भाई जो छत्तीसगढ़ था, जो आज के छत्तीसगढ़ है, उसके अंदर 15 प्रिंसली स्टेट्स थे। और जो सौराष्ट्र वाला हिस्सा है उसमें 14 बड़े और 119 छोटे स्टेट्स थे। तो इतने सारे स्टेट्स हैं, इन सबको इंडिया के अंदर मिलाना है तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी गवर्नमेंट जो है वो टेंशन में तो आ जाएगी। और इसी समय इस टेंशन से हमें बचाने के लिए हमारे नायक की एंट्री होती है। और नायक कौन है? सरदार पटेल। अब देखिए एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सरदार पटेल का रोल क्या था यूनाइटेड इंडिया को बनाने में, तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखने हैं सारी बातें। अब जो सरदार पटेल है वो उस समय इंडिया में दो रोल्स प्ले कर रहे थे। पहला, वो उस समय के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। और साथ ही साथ वो हमारे होम मिनिस्टर भी थे। अब सरदार पटेल को दो बातें बड़ी अच्छे से पता थी। पहली बात क्या, आप बोल सकते हो ये सरदार पटेल के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल थे। पहली चीज जो सरदार पटेल को बड़े अच्छे से पता थी वो ये पता थी कि लोग हमारे साथ आना चाहते हैं। भाई जो ये प्रिंसली स्टेट्स है इनके जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम भारत के साथ ज्वाइन करें, मतलब भारत के साथ जुड़े। तो पहली चीज तो सरदार पटेल को जो है ये बड़ी अच्छे से पता थी। दूसरी, सरदार पटेल बड़ा अच्छे से जानते थे कि इस समय यूनाइटेड इंडिया सबसे पहला काम है हमारा, मतलब इंडिया की यूनिटी को बनाए रखना, भारत की इंटीग्रिटी को, अखंडता को बनाए रखना सबसे बड़ा काम है। ठीक है, तो सरदार पटेल को पता था कि इस समय हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यूनाइटेड इंडिया को बनाना। अब सरदार पटेल ने डिसाइड किया कि भाई हम जो है जो अप्रोच यूज करेंगे वो डिप्लोमेटिक करेंगे। मींस क्या? फर्म एंड डिप्लोमेटिक अप्रोच। मीन्स क्या कि हम राजाओं को मनाएंगे, उनको कुछ लाभ देंगे, उनको कुछ जो है गिफ्ट्स देंगे इस तरह के, जिससे कि उनका थोड़ा भला हो जाए और उनको राजी कर लेंगे कि वो अपने आप को इंडिया के साथ ज्वाइन कर ले। और इसके लिए उन्होंने यूज क्या किया? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिमांड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स चाहते हैं हम उनको वो दे देंगे। और ऑब्वियस सी बात है कोई भी प्रिंसली स्टेट क्या चाहेगा? वो चाहेगा ऑटोनॉमी, स्वायत्ता। ऑटोनॉमी का सिंपल सा मतलब होता है कि राजा लोग यही चाहेंगे कि भाई हम अपना शासन अपने अनुसार चलाएं, हमारे जो शासन में है, हमारे जो राज्य में है, कोई भी किसी तरह का इंटरफेयर ना करे। तो सरदार पटेल ने डिसाइड किया कि हम डिप्लोमेटिक अप्रोच यूज करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, और राजा लोग अगर चाहेंगे तो हम उनको ऑटोनॉमी मतलब अपना शासन खुद से चलाने की भी जो पूरा का पूरा बंदोबस्त है वो कर देंगे। बस हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स है ये अपने आप को इंडिया के साथ क्या कर ले? ज्वाइन कर ले। तो सरदार पटेल की इस अप्रोच की वजह से जादू हो गया। अब जादू क्या हो गया कि मोस्ट ऑफ द जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने 15 अगस्त से पहले ही 1947 से पहले ही क्या किया? भारत के साथ शामिल होना एक्सेप्ट कर लिया। अब ये भारत के साथ शामिल होना एक्सेप्ट कर लिया, ये कैसे हुआ? इसके लिए एक डॉक्यूमेंट साइन कराया जाता था जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब ये जो डॉक्यूमेंट था
बहुत खतरनाक डॉक्यूमेंट था। इसे इतिहास के सबसे खतरनाक डॉक्यूमेंट में से एक आप कह सकते हो। जैसे ही राजा लोगों ने इसको साइन किया, उनका जो राज्य था वो मिल गया आकर के किसमें, इंडिया में। तो बड़ा खतरनाक किस्म का डॉक्यूमेंट माना जाता है। लेकिन हालांकि आप दो बातें इसके रिगार्डिंग याद रखना, क्योंकि आगे चलकर हमें कुछ और एग्रीमेंट्स भी पढ़ने हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी ये वाला जो एक समझौता पत्र होता था, विलय पत्र होता था, एग्रीमेंट होता था, ये मोस्टली 1947 तक साइन कराया जाता था। मतलब 1947 से तक या उससे पहले जो भी राजा लोग इंडिया में शामिल होना चाहते थे, उनसे ये एग्रीमेंट साइन कराया जाता था, ये वाला डॉक्यूमेंट साइन कराया जाता था। बाद में फिर मर्जर एग्रीमेंट साइन करवाने लग गए थे। ठीक है, वो क्या होता है वो बाद में बताएंगे जब आएगा। तो 1947 तक जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया जाता था। क्या होता था, ये एक डॉक्यूमेंट होता था, डॉक्यूमेंट होता था। और इस डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता था कि जो राजा है, जो स्टेट है, वो एग्री करता है कि भाई हम इंडिया में ज्वाइन होना चाहते हैं, हम इंडिया का एक पार्ट बनना चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि स्टेट एग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। कि जो राजा है, अच्छा ये बात भी ध्यान में रखना कि अंग्रेजों ने जो 3 ऑप्शन दिए थे वो लोगों को नहीं दिए थे, वो राजा लोगों को ही दिए थे कि राजा लोग डिसाइड करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया जाता था, ये राजा से ही साइन कराया जाता था कि भाई तुम ही बताओ कि तुम अपने राज्य को इंडिया में मिलाना चाहते हो। ठीक है, तो 2 बातें यहाँ पे हमें याद रखनी है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947 तक और उससे पहले तक जो भी राजा अपने आप को इंडिया में अपने स्टेट को मिलाना चाहता था, उससे साइन कराया जाता था। बाद में फिर क्या करवाया जाने लगा, 1947 के बाद से मर्जर एग्रीमेंट साइन करवाने लग गए थे। ठीक है, दूसरी बात कि जब कोई राजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करता था, तो जैसा कि पटेल ने कहा था कि हम भाई उनको ऑटोनॉमी तो दे देंगे, लेकिन 3 सब्जेक्ट्स, 3 ऐसे विषय थे जो भारत सरकार के पास आ जाते थे। वो 3 कौन कौन से थे, यहां पे जरा सा हम देख लेते हैं। पहला डिफेंस, कि अगर किसी राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया है तो अब उसका जो डिफेंस का सारा काम है वो कौन देखेगी, भारत सरकार देखेगी। ठीक है, दूसरा क्या, एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मामले, एक्सटर्नल अफेयर्स। और तीसरा और लास्ट का कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ये 3 सब्जेक्ट्स जो थे ये भारत सरकार देखेगी और बाकी जो अपने इंटरनल अफेयर्स है वो राजा लोग अपने आप से मैनेज कर सकते हैं। ये मतलब होता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक डॉक्यूमेंट है जिसको साइन करने के बाद राजा जो है वो अपने स्टेट को क्या कर देते थे, भारत में शामिल कर देते थे। और 3 सब्जेक्ट्स जो है वो भारत सरकार के पास आ जाते थे इस डॉक्यूमेंट को साइन करने के बाद। पहला रक्षा, दूसरा विदेश मामले और तीसरा संचार। इन तीनों ही सब्जेक्ट्स को भारत सरकार देखती थी, बाकी इंटरनल अफेयर्स राजा लोग अपने आप से मैनेज कर सकते थे। इसके बाद देखते हैं, अब आप कहोगे सर ये काम तो आसानी से हो गया कि सरदार पटेल ने जो है फ्लेक्सिबिलिटी यूज की, राजा लोगों को ऑटोनॉमी दे दी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, ब्लैंक चेक दे देना एक तरह से। ठीक है, कि राजा लोगों को जो भी चाहिए वो आप लोग भर लो और अपने आप को भारत में शामिल कराओ। लेकिन सब एक जैसे राजा नहीं होते हैं, कुछ राजा ऐसे थे जिनका व्यू पॉइंट अलग था, उन्हें कुछ और चाहिए था। अब हम करते हैं 1 बाय 1 उन सारे प्रिंसली स्टेट्स को जिनको भारत में शामिल करने के लिए भारत सरकार को थोड़ा सा ज्यादा जो है मशक्कत करनी पड़ी। इसमें पहला केस आता है जूनागढ़। वन बाय वन हम करेंगे, 4 हमें टोटल इसके अंदर ये स्टेट्स करने हैं, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और मणिपुर। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैदराबाद काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद मणिपुर इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर जूनागढ़। कश्मीर का केस क्योंकि हम आगे आने वाले लेसन्स में भी करेंगे, तो इस लेसन में नहीं भी करेंगे, कम करेंगे तो भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, पहले बात करते हैं जूनागढ़ की। अब देखो जूनागढ़ के अंदर जो खास बात ये थी कि जूनागढ़ का जो रूलर था वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता था, वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान।
ठीक है, जूनागढ़ के जो रूलर थे वो चाहते थे कि भाई हम किस में शामिल हो जाएं, पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, लेकिन जूनागढ़ के जो लोग थे, जो प्रजा थी, वो चाहते थे कि हम इंडिया को ज्वाइन करें। और मैक्सिमम आबादी जो जूनागढ़ की थी वो लगभग 80% हिंदू आबादी थी। अब भारत सरकार ने देखा कि भाई ये जो रूलर है ये तो चाहता है कि हम पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर ले और लोग चाहते हैं कि इंडिया के साथ ज्वाइन करें, तो भारत सरकार ने क्या किया, यहां पे प्लेबिसाइट कराया। प्लेबिसाइट का सिंपल सा मतलब होता है, आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी सीरियस इशू पे, किसी भी सीरियस क्वेश्चन पे वोटिंग कराना। तो यहाँ पे जब प्लेबिसाइट कराया गया तो 99% लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि हम किसके साथ जाएंगे, इंडिया के साथ, हमारे प्यारे भारत के साथ। तो इस तरीके से जो जूनागढ़ है वो इंडिया के साथ शामिल हो गया। जूनागढ़ के बाद अब दो इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स आते हैं और इनको बड़े ध्यान से कीजिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला हैदराबाद। हैदराबाद उस समय का बच्चों एक बड़ा प्रिंसली स्टेट था और आज के समय में अगर हम उस समय के हैदराबाद को देखें तो आप देखोगे कि आज के समय जो कर्नाटक है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, उस समय का हैदराबाद आज के इन 3 राज्यों में फैला हुआ था। ठीक है, इसके जो हिस्से थे वो इन 3 राज्यों में आते थे। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हो कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अंदर फैला हुआ था उस समय का हैदराबाद। अब हैदराबाद का जो रूलर होता था इसको बच्चों बोला जाता था निजाम। और ये जो निजाम था ये वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड में आता था, दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले लोगों में शामिल होता था। वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो निजाम जो है वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है आजादी के बाद। वो भारत सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लेता है नवंबर 1947 में। और ये जो एग्रीमेंट साइन करता है उसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। अब ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से अलग है। इसका क्या मतलब होता है कि भाई जो भी अभी अरेंजमेंट चल रही है, ठीक है, निजाम ने भारत सरकार को कहा कि भाई देखो जो भी अभी अरेंजमेंट है उसको एज इट इज बना रहने दो। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स को मीन्स जो है उनको एज इट इज रहने दो। ठीक है, अभी जैसी अरेंजमेंट है, अभी जैसे सब कुछ चल रहा है उसको चलने दो और मुझे 1 साल का समय दो। ठीक है, तो ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करता है 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए, और बोलता है कि भाई देखो ये जो 1 साल का समय मैंने आपसे मांगा इस दौरान हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो भारत सरकार भी इसके साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लेती है, 1 साल का समय दे देती है और ये जो नेगोशिएशंस वाला काम है ये लगातार चलता रहता है। लेकिन इसी दौरान हैदराबाद के अंदर कुछ अलग होता है। क्या होता है देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। दरअसल ये जो निजाम था ये काफी ज्यादा ऑप्रेसिव था, मतलब अत्याचारी था, लोगों पे अत्याचार करता था, स्पेशली 2 तरह के लोगों पर। कौन कौन? पहला जो पीजेंट्स होते थे और दूसरा किसके ऊपर करता था, विमेंस के ऊपर। तो जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनके अंडर जो पीजेंट्री थी, जो विमेंस थी, उनके लिए इसका जो रूलिंग था वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिव था। इसका जो रूल था वो काफ़ी ज़्यादा अत्याचारी था। तो ये लोग क्या करने शुरू किया, इन लोगों ने निज़ाम का विरोध करना शुरू किया। हैदराबाद के अंदर किसानों का, महिलाओं का एक आंदोलन जो है वो शुरू हो गया। अब ये जो आंदोलन शुरू हुआ
आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि कोई भी आंदोलन बिना पैसे, बिना लीडर्स के कामयाब नहीं होते। तो इस मूवमेंट को, जो इसके ओप्रेसिव रूल के अगेंस्ट में आया, इसको लीडरशिप दिया किसने? दो पार्टियों ने। पहला तो हैदराबाद कांग्रेस ने, और दूसरा इस समय सीपीआई जो है वो भी अपना जो प्रभाव है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। कम्युनिस्ट लोग जो होते हैं वो किसान और मजदूर दो ही लोगों को साथ लेकर के चलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनको जो है लीडरशिप प्रोवाइड किया, किसानों को, महिलाओं को, और निज़ाम के खिलाफ जो है वो मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मूवमेंट तो स्टार्ट हो गया, अब बताओ निज़ाम ने क्या किया होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ऑप्रेसिव रूलर है तो वो क्या करेगा, मूवमेंट को जो है दबाने की कोशिश करेगा, सप्रेस करने की कोशिश करेगा। वही काम निज़ाम ने किया। तो निज़ाम ने इस समय क्या किया, निज़ाम ने भेजी अपनी पैरामिलिट्री फोर्स, जिनको बोला जाता है रजाकार्स। कौन होते हैं रजाकार्स? पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ निज़ाम। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई रजाकार्स कौन है। ठीक है, तो रजाकार्स पैरामिलिट्री फोर्स है निज़ाम की, और इसका नेचर कैसा है, ये कैसे लोग होते हैं। तो आप देखेंगे कि ये कम्युनल होते हैं। कम्युनल का मतलब है कि जो नॉन मुस्लिम्स थे उन पे काफी ज्यादा एट्रोसिटीज करते हैं, उन पे काफी ज्यादा अत्याचार करते हैं, नॉन मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो इनका नेचर कैसा था? कम्युनल नेचर था। पैरामिलिट्री फोर्सेस थी ये निज़ाम की, और नॉन मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, हत्याएं करते हैं, रेप करते हैं, लूटते हैं। ये सारा काम करने के लिए रजाकार्स जो थे वो फेमस थे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। अब भारत सरकार ने देखा कि भाई ये निज़ाम जो है ये तो गड़बड़ कर रहा है, ये तो कुछ और ही कर रहा है। तो भारत सरकार ने फाइनली इसके अंदर क्या किया, इंटरफेयर किया। अब भारत सरकार ने जब इंटरफेयर किया तो सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी यहां गई। अब ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन आर्मी जाएगी तो कोई भी सरेंडर तो कर ही देगा। तो निज़ाम ने भी क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। निज़ाम ने सरेंडर कर दिया, और निज़ाम के सरेंडर करने के साथ ही क्या हो गया, हैदराबाद जो है वो भारत में शामिल हो गया। तो इस तरीके से हैदराबाद को जो है वो भारत में शामिल किया गया। अब आपको ये वाली डेट याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको रजाकार्स याद रखने हैं कि रजाकार्स कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कब साइन किया गया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या होता है। और निज़ाम के बारे में दो छोटी छोटी बातें कि निज़ाम जो है वो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है, पहली बात। और दूसरा, निज़ाम का जो रूल होता है वो कैसा था, ऑप्रेसिव था। ये सारी बातें अगर आप कीवर्ड्स के तौर पर भी याद रख लें तो बड़ा अच्छा आंसर आप लोग फ्रेम कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। अब इसके बाद इससे कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी आती है किसकी, मणिपुर की। मणिपुर का केस और देखते हैं एक बार। अब देखिएगा, मणिपुर जो है वो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है इंडिया का, और यहां पर एक राजा थे जिसका नाम था बोध चंद्र सिंह। अब ये जो राजा थे इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पहले ही साइन कर दिया था। ठीक है, भारत के साथ जो एक्सेशन का एग्रीमेंट था वो पहले ही साइन कर दिया था। लेकिन यहां के जो लोग थे वो लोगों को तो डेमोक्रेसी चाहिए थी कि भाई हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो। तो लोगों ने बड़ा दबाव डाला किसके ऊपर, राजा के ऊपर। और लोगों के दबाव की वजह से राजा ने क्या किया, जून 1948 में अपने यहाँ पे इलेक्शंस करवाए। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि मणिपुर भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव आयोजित करवाए गए।
तो मणिपुर में सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे पहले जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर चुनाव कहाँ हुए, तो आंसर आ जाएगा कहाँ पर हुए, मणिपुर में हुए। अब जैसे ही यहाँ पे चुनाव हुए तो देखो राजा भी है, चुनाव हो गए तो डेमोक्रेसी भी आ गई। तो आप लोग बोल सकते हो कि जो मोनार्की थी मणिपुर के अंदर वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, मोनार्की। ठीक है, पहले केवल राजा का शासन था, मोनार्की थी। इलेक्शंस के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, कि राजा ने कहा कि भाई मैं भी चलो संविधान का पालन अब से करूंगा और मिल करके हम लोग जो है मणिपुर को आगे चलाएंगे। इसके बाद लेकिन ये जो लोग थे और लोगों के साथ साथ जो असेंबली में पार्टीज थी, अब मणिपुर की जो असेंबली थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। कैसे, जो कांग्रेस थी मणिपुर के अंदर वो चाहती थी कि मणिपुर को मर्ज कर दिया जाए इंडिया के अंदर। ठीक है, तो कांग्रेस चाहती थी मर्जर विद इंडिया, जबकि जो दूसरी पार्टीज थी, अदर जो पार्टीज थी वो इसके अगेंस्ट थी, वो नहीं चाहती थी इंडिया के साथ ज्वाइन करना। तो अब सारा का सारा काम था भारत सरकार के लिए कि भाई भारत सरकार अगर राजा को मना ले भारत में शामिल होने के लिए तो मणिपुर भारत का पार्ट बन जाए। और ऑब्वियस सी बात है कि भारत सरकार ये करने में केपेबल थी, है ना। हमारे नायक थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत सरकार ने क्या किया, राजा को परसुएड किया, राजा को मना लिया कि भाई वो भारत के साथ क्या कर ले, मर्ज कर ले। तो मणिपुर ने फाइनली सितंबर 1949 में मर्जर एग्रीमेंट साइन किया। और मणिपुर को जो है विलय कर दिया किसमें, भारत में। तो अभी आपको एक डिफरेंस भी समझना है, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था जो 1947 तक साइन कराया जाता था और एक है मर्जर एग्रीमेंट जो 1947 के बाद और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों से साइन कराया जाता था। ठीक है, एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था जो हैदराबाद वाले नवाब ने साइन किया था कि भाई जो अरेंजमेंट अभी है एज इट इज उसको बने रहने दो। तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस भी आपको याद रखना है। और मर्जर एग्रीमेंट के साथ ही क्या हो गया, मणिपुर जो है वो मर्ज हो गया कहाँ पर, इंडिया के साथ। अब एक लास्ट केस हमारा बचता है कश्मीर का। हालांकि क्योंकि कश्मीर को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी के लिए जितना इस लेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है उतना ही करेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या कश्मीर के अंदर, कश्मीर, अब देखिए कश्मीर के अंदर स्थिति और भी अलग थी। कश्मीर का जो रूलर था वो हिंदू था, महाराजा हरि सिंह, और कश्मीर की जो आबादी थी वो मुस्लिम थी। अब हुआ क्या कि जो कश्मीर के रूलर थे हरि सिंह, वो एक समय ऐसा आया जब थोड़ा सा घबरा गए। और वो समय क्या आया कि जो पाकिस्तान की हेल्प से इन्फिल्ट्रेटर्स थे, पाकिस्तान बैक्ड इन्फिल्ट्रेटर्स, ठीक है, कबायली लड़ाके थे, उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प लेकर कश्मीर पर हमला कर दिया। अब रूलर और इन कबायली लड़ाकों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रूलर थोड़ा सा घबरा गया। तो रूलर ने क्या किया, इंडिया से हेल्प मांगा, कहा कि भाई मुझे इंडियन हेल्प चाहिए। और कैसी हेल्प चाहिए, आर्मी की हेल्प चाहिए। तो जैसे ही भारत ने देखा कि भाई कश्मीर के राजा आए हैं हमसे हेल्प मांग रहे हैं, तो भारत सरकार ने क्या कहा कि आर्मी तैयार है आपकी सहायता के लिए, जल्दी से आप क्या करो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दो, बाकी चीज़ें बाद में देख लेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे इनसे साइन कराया। साइन कराने के बाद इंडियन आर्मी ने जो है इंटरफेयर किया, इन्फिल्ट्रेटर्स को यहाँ से भगा दिया और इस तरीके से जो कश्मीर है वो भी एक पार्ट बन गया किसका, इंडिया का। हालांकि कश्मीर के बारे में कुछ और इश्यूज भी है, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे के लेसन्स में कश्मीर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमारे ये जो 4 प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके बारे में थोड़ा सा अलग था, ठीक है, वो हमने कवर अप कर लिए हैं। होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें, आप क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का
कंप्लीट बैच यहाँ पर मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सको तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।